हेलो फ्रेंड्स, HOV चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ मुद्दों को लेकर आया हूं जो बिहार प्रांत के मुद्दे काफ़ी अहम रखते हैं। चुनाव के बाद चुनाव ख़त्म हो गई है और चुनाव में काफ़ी एक सरगर्मी रही है। एक मुद्दा रहा हमेशा से रोजगार। इस रोजगार के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी, जबकि इसके अगेंस्ट में एनडीए वालों ने भी कहा ठीक इसी तरह कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो खैर एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है, अब हम गुजारिश करेंगे कि वो अपने 19 लाख रोजगार जो पता नहीं कैसे जनरेट करेंगे वो दें। कौन जीता कौन हारा इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उन मुद्दों को लेकर के आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जिन मुद्दे से बिहार के रोजगार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोई भी आकर के आपको ये कहे कि हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे, हम 19 लाख नौकरी देंगे, तो आप इस पे यकीन कैसे करते हैं, पहली बात। और अगर आप यकीन करते हैं और आपने उनको वोट किया है ये सोच करके कि ये ऐसा करेंगे, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उन MP, उन MLA या वो मंत्री संतरी जो भी होते हैं इसमें, आप उनसे जाके पूछें कि क्या वो आपके दिशा में अग्रसर हैं, क्या वे आपके काम को कर रहे हैं, क्या वो आपके काम के लिए ही उस ऑफिस में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये सारे मुद्दे होते हैं। कहने को तो लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जो भी जीतता है वो जनता का सेवक कहा जाता है, लेकिन इस बात में मैं यकीन नहीं करता। हो सकता है कि आपकी भ्रांति, आपकी जो अभिव्यक्ति होगी कुछ ऐसी अलग होगी इससे लेकर के, लेकिन मेरा मानना है कि वो जनता के सेवक तो बिल्कुल नहीं है, वो जनता के मालिक होते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए और उनके लिए क्या बेहतर होगा। वो दोनों ही बातें वो डिसाइड करते हैं। और जाहिर सी बात है क्या बेहतरी किन के लिए हो जाती है ये आप तो देख ही रहे हैं। खैर ये और बात है। तो जहाँ तक कि रोजगार की बात है तो आपको ये पता नहीं होगा शायद कि 70 साल में 40वां सत्ता परिवर्तन हुआ जिसमें 28 मुख्यमंत्री बने, और 28 मुख्यमंत्री बनने के दौरान सबसे ज़्यादा बार जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो रहे हैं। वो सत्ता पे काबिज किए हुए तकरीबन 15 साल से ज़्यादा वक्त उन्होंने बिताया है और आगामी 5 साल भी शायद वो बिताएंगे। और इसके बाद अगर वो कोई और रहा है तो वो लालू परिवार रहा है। तो सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इतने सालों में 30 साल इनको कम पड़ गया रोजगार बनाने के लिए। इन 30 सालों में बहुत सारे राज्यों ने बहुत प्रगति किया। कई राज्यों ने, हमारे आँख के सामने में पंजाब ने बहुत बेहतरी की। पंजाब हमसे काफ़ी पीछे चल रहा था एक वक्त में, और आज हमसे पंजाब काफ़ी बेहतर है। हमसे काफ़ी बेहतर दौर में राजस्थान जी रहा है, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जिसमें जंगल राज हमसे ज़्यादा था, वो भी हमसे बेहतर चल रहा है। तो चूँकि हम लोग एक नागरिक के तौर पे जनता के सेवक अगर वो हैं, तो हम जनता के तौर पर उनसे सवाल उठा सकते हैं और इन सवालों के जवाब उनको देना चाहिए। अगर ये सवाल सिर्फ मैं ना पूछूं, सिर्फ आप ना पूछें, बल्कि हम सब मिलकर के पूछें, तो ये जवाब देना बहुत ही लाजमी बनता है। अब बात उठती है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, और ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, तो इसके पीछे का कारण मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि या तो वो करने लायक नहीं है, या फिर हम उस लायक नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ करें। जी हाँ, दोनों ही बातें हैं। या तो वो करने लायक नहीं है या फिर हम उनके लायक नहीं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम उनके लायक होते तो हम उनको बदल दिए होते। हम तो उनको बदल ही नहीं रहे, हम उनको रख रहे हैं। हम उनके सवालों, उनके काम करने के तौर तरीक़ों पर सवाल नहीं उठाते। हम उनके बनाए हुए नियम और उनके कानून को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ब्लाइंडली फॉलो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हमें फॉलो तो करना चाहिए हर नियम, हर कानून को, लेकिन ऐसा कौन सा कानून होता है जो हमें बेरोजगार ही रखना चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे आरक्षण के मुद्दे हैं जिस पर अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं दरअसल आज उन बातों पे डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं बस यहाँ फोकस करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं इंडस्ट्रीज जैसे कि दिल्ली में लगते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में लगते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जैसे कि पंजाब के अंदर है, वो हमारे बिहार में क्यों नहीं लगता है। क्यों उन बातों को छिपा दिया जाता है
कि ये कह करके कि आप टैलेंटेड हैं इसलिए आप दूसरी जगह के दूसरे लोगों का हक मार लेते हैं जा करके। हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं, हम लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। क्यों? आखिर उसके पीछे का वजह क्या है? क्या हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट होते तो हम अपने राज्यों में वो प्रगति कर चुके होते। अगर हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो हम अपने राज्यों में वो इंडस्ट्रीज लगा चुके होते जिस इंडस्ट्री में आकर के हम यहाँ काम करते हैं, या फिर कहीं न कहीं हम इस इंडस्ट्री के एक जनक भी माने जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वेदांता है या फिर आपका सिस है, SIS, बड़ी बड़ी कंपनी है जो बिहार के लोगों ने बाहर के खोला। क्यों? वो बिहार में अपना ऑपरेशन क्यों नहीं कर पाते सही तरीके से? वो इसलिए ऑपरेशन नहीं कर पाते क्योंकि ये 1990 की बात है, लगभग 1 दशक 2 दशक पहले की, कि उस वक्त जो भी कॉरपोरेट्स यहाँ से इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ जाते थे तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता था। ये प्रोटेक्शन मनी दरअसल एक्सट्रांशन मनी होता था। आपकी हमारी भाषा में ये रंगदारी टैक्स कहा जाता था। तो रंगदारी टैक्स इतना इसका क्रेज बढ़ गया कि छोटे छोटे गुट बना करके लोग, जो बेरोजगार लड़के थे, वो एक गुंडे के तौर पे लोगों से वसूली करने लगे और वो लोग अंत में तंग आ करके वो चले गए। अगर बाहुबलियों की बेटियों की या फिर बहनों की शादी होती थी तो वो लोग पूरे के पूरे शोरूम को, पूरी दुकान को, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को लूट लेते थे। वहाँ से सारे सामान को इलीगली वहाँ से लेके चले जाते थे और फिर उनका ना कोई हिसाब करते थे, ना कोई पैसा लौटाते थे। इस इंडस्ट्री से तंग आकर के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप सब जानते होंगे। तंग आकर के लोगों ने सरकार का परिवर्तन किया और जिस सरकार का परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी बने। तो नीतीश कुमार जी बने, उन्होंने जंगल राज को बहुत कंट्रोल किया, इस बात का मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या रोजगार के मुद्दों पे वो खड़े उतरे? नहीं। उन्होंने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की? नहीं। और ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका काम करने का मनसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं। हम अपने राज्य को छोड़ करके हम बाहर जाना पसंद करते हैं। हम अपने राज्य में अगर रहते हैं और अगर बाहर जाते हैं तो हमें एक ही दिमाग में बात होती है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। अरे इस पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे पॉपुलेशन की अगर बात करें उसका 2% भी सरकारी नौकरी के अंदर नहीं है। तो आप किस सरकारी नौकरी की बात करते हैं? क्या उसके भरोसे आप चलेंगे? नहीं। अगर खुशी और सुखी की बात करें, अगर खुशहाली की बात करें तो सिर्फ सरकारी नौकरी की बदौलत पॉसिबल नहीं है। बिहार के लोग बहुत ज़्यादा IAS IPS बनते हैं, ठीक है, बात अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट वो होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग उनके पास है। तो क्यों नहीं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाते हैं? वो IAS IPS जो महलों के अंदर जा कर के दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो क्यों नहीं अपने राज्य में जा कर के अपने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका एक ब्यूरोक्रेटिक पावर लगा करके वो अपने राज्य को, अरे राज्य को छोड़िए, जिस जिले से वो बिलोंग करते उस जिले को खुशहाल कर देने में मानो, वो ऐसा भी नहीं कर पाते। एक सेंट्रलाइज्ड जिंदगी जीने का जो तौर तरीका है हम बिहारियों की, कि हम अगर कहीं कुछ अच्छा बेहतर पा लेते हैं तो हम वहाँ जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं उस राज्य को भी, जिस राज्य में हम जाके रहते हैं उसमें भी घाटा दे रहा है, और जिस राज्य के हम हैं उस राज्य में भी घाटा दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको उससे अलग हट करके सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा बेहतर करना होगा। आप दूसरे राज्य में जाके कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कमाई को कहीं ना कहीं अपने राज्य में लगाना होगा। आप सिर्फ उस राज्य के बन के नहीं रह सकते और इस बात से भी पलना नहीं झाड़ सकते कि लोग हम पे वहाँ हंसते हैं, हम उस दिनचर्या से अलग होकर जिएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। और अब मैं बात करूँ बिहार के, आखिर इस रोजगार को बढ़ाया कैसे जाए? जी हाँ, इस रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तथ्य, अपने अपने राय दिए हैं। तो मेरा भी राय उससे कुछ बेहतर अलग नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल्स है, बिहार में बंद पड़ी पेपर मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स है, बहुत सारे उद्योग हैं जो बंद पड़ी है, अगर उसको बस खोल दिया जाए तो मेरा जो अनुमान कहता है कि लगभग 25% खेती जो किसानों की है, जैसे कोई गन्ना उपजाने वाले लोग हैं, जूट उपजाने वाले लोग हैं, अलग अलग चीज़ों में, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और लगभग 25% लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिल जाएगा और ये बहुत ही बेहतर होगा हमारे लिए। तो इंडस्ट्रीज लगाना अपने आप में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही नियमप्रद है, क्योंकि ये अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है शिक्षा प्रणाली। हमारी जो शिक्षा प्रणाली, हम उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। क्यों?
आपको शायद पता होगा, हम ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण भी देते हैं कि हमारे पास विश्व की सबसे कीमती परंपरा रही है पढ़ाई लिखाई की, जिसका एक जीता जाता उदाहरण था हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, आप में से, हम में से, हम लोग सब जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। कही जाती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया मुगलों के द्वारा तो लगभग 3 महीने तक किताबें जलती रही थी, इतनी बुक्स थी वहाँ पे। विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है उसको। और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कहाँ से नहीं लोग आते थे, जहाँ से उस वक्त लोग इंडिया आ सकते थे, तो वो आते थे यहाँ पे आकर के वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते थे। आज उसी धरा के लोग, उसी धरती के लोग दूसरे जगह पर जाकर के पढ़ाई करते हैं और उनको बाहर में इलिटरेट माना जाता है। उनको कहा जाता है कि ये अनपढ़ गवार होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन धारणा को बनाने में हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जहाँ पे आनंद कुमार जैसे मैथमेटिशियन जो कि फ्री में 30 लोगों को आईआईटी कंप्लीट करवाते हैं, निकलवाते हैं, मुझे नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, जब मूवी बनी तब ज़्यादा पता चला। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे जो बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं इवन कि, और जो उनको पढ़ाते हैं वो काफ़ी बेहतर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आप यूपीएससी का ले लें, आप चाहे बैंकिंग ले लें, चाहे आप रेलवे ले लें, चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के एमडी सीईओ तक ले लें, बिहारी हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर दिल्ली की सड़क की बात करें, वहाँ पे अगर ऑटो रिक्शा चालक या फिर रिक्शा चालक भी हैं तो वो भी ज़्यादातर बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हम देख रहे हैं हम नीचे भी काफ़ी हैं और हम ऊपर भी काफ़ी हैं। आखिर ये नीचे ऊपर की जो कहानी है, इस दूरियों को कैसे ख़त्म किया जाएगा? इस दूरी को ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ शिक्षा प्रणाली को सुधारना बहुत ही बेहतर है। और बहुत ही बेहतर इसलिए है क्योंकि इसको सुधार करके ही हम अच्छे बन सकते हैं, और इसको सुधारना हमारे बस में है, हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सरकार इस चीज़ को मदद ना करे तो हम नहीं कर सकते। अब सरकार ऐसे टीचर्स की बहाली वहाँ पे कर रहे हैं जिनको ये तक नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन होता है और मुख्यमंत्री कौन होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अंग्रेजी में मंगलवार को क्या कहते हैं और अंग्रेजी में रविवार को क्या कहते हैं। जिनको काउंटिंग तक नहीं पता इंग्लिश में, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं पता, वो क्या बिहारियों को पढ़ाएंगे या कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे? वो बच्चे जब अपनी आधी अधूरी एजुकेशन लेकर के बाहर आते हैं तो वहाँ काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती हैं उनको ये साबित करना होता है कि नहीं वो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाया नहीं गया है। और ये साबित करते करते उनका मनोबल कहीं ना कहीं बहुत टूट जाता है कभी कभी, और कभी कभी मनोबल जब टूटता है तो वो बहुत नीचे हिल जाते हैं। और जब वो उनका मनोबल नहीं टूटता है तो बड़े ऊंचे ओहदे, ऊंचे पद को, बड़े अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। लेकिन वो मुकाम हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक घृणा, एक नफरत की भावना अपने ही वतन और अपने ही लोगों के व्यवहार से उनके भीतर आ जाती है। एक कुंठा सी आ जाती है कि वो ये कहने में भी झिझक महसूस करते हैं कि वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कह देने से, सिर्फ ये कह देने मात्र से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है लोगों के सोच, लोगों के व्यवहार में। लोग अब एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि नहीं काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं वो अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएं, लोगों को ये बताएं कि नहीं बहुत ही ये ज़रूरी है कि आप पढ़ें। और अगर वो पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाने के काम में वो दिनरत हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएं ताकि बच्चों को ये महसूस ना हो कि उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है। दूसरी बात है कि भाषा है उसमें बहुत सारी अशुद्धि होती है। इनके जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भाषा में काफ़ी अशुद्धि होगी, तो ये इन अशुद्धियों को भी ध्यान दिया जाए। मैं किसी भी प्रिजुडाइज नेचर या वो जो हमारा एक तरह का जो वैर भावना की बात होती है, हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हम कहीं से भी, मैं इस बात पे मतलब गौर नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ तक की बात है कि अगर एक अच्छाई कहीं भी मिल रही हो तो हमें उसे लेनी चाहिए, और अच्छाई लेने के बाद में अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार सकेंगे। शिक्षा प्रणाली को सुधारने का मतलब है ज्ञान, डिग्री लेने से या फिर जो सर्टिफिकेट्स है वो लेने से हम बेहतर नहीं होते जी। तो उसके बाद इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए? सरकार का रोल ये होना चाहिए कि सरकार जो कमीशन से ही टीचर्स वहाँ बहाल करे। कमीशन
मतलब एक वाजिब कमीशन होना चाहिए। वो ये नहीं कि देखने के लिए एग्ज़ाम हो और अंदर में आप ऐसे पैरवी से, पैगाम से या फिर पैसे दे करके बहाल कर दें, ये एक गलत तरीका होगा। तो कमीशन बेस पे आए हुए टीचर जो होंगे वो बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना तो बिहार में कूट-कूट के भरी पड़ी है, लेकिन अगर शिक्षा के प्रति भी ईमानदारी की भावना कूट-कूट के भर जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे राज्य के लिए। और चलिए, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि किन तथ्यों को बदल करके बहुत ही आसानी से कम 10 लाख नौकरी जनरेट किया जा सकता है। तो आप हमारे इस वीडियो का वेट करें जो अगले हफ्ते रिलीज होगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो शायद या फेसबुक पे, मैं दोनों पे ही इस पर डलवाऊँगा ये वीडियो को। तो काफ़ी वक्त कम रहता है, उसके बावजूद भी मैंने इसे बनाया है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अगर आप इसको पूरा देखें तो। चलिए, जय हिंद।